पूरे दिन की अहम खबरें और उनका सटीक विश्लेषण लेकर हाजिर हूं मैं दिनेश गौतम। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग एंड बोल्ड। सबसे पहले आपको बताता हूं आज का खबर मेन्यू है क्या। बिग एंड बोल्ड में आज आप क्या देखने वाले हैं? आज आप देखेंगे बंगाल में संदेश खाली रेवोल्यूशन, संदेश खाली क्रांति, क्या घिर गई हैं दीदी? अगली खबर होगी पहले सीएम योगी और आज पीएम मोदी का सिग्नल। अयोध्या के बाद काशी मथुरा की बारी, कितनी है तैयारी? इस खबर का पूरा ब्यौरा आपके सामने होगा। और साथ ही पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात भी होगी, जहां डबल इंजन नहीं डबल जिन सामने आया है। क्या जेल में बंद बुशरा करेगी कोई नया खेल? लोग ये बातें कर रहे हैं। पूरा मामला क्या है आपके सामने रखूंगा, लेकिन शुरुआत इस कवर स्टोरी के साथ। असल में ये संदेश खाली क्रांति घिर गई दीदी, ये सवाल क्यों उठ रहा है? बंगाल के संदेश खाली क्रांति से निकली आग में दीदी चौतरफा घिर गई। संवैधानिक संस्थाओं से लेकर विपक्ष तक सब सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं मिल रहा है। 49 दिन 49 डेज संदेश खाली का मास्टरमाइंड और टीएमसी नेता शेख शाहजहां फरार है। ममता बनर्जी की पुलिस और कानून के लंबे हाथ उसके गिरेबान तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। सवाल है कि शेख को किसका प्रोटेक्शन है? संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार को किसकी सरपरस्ती हासिल है? इन तमाम सवालों से पर्दा उठेगा बिग एंड बोल्ड की पहली एक्सक्लूसिव स्टोरी। क्यों रुक रहे हैं? संदेश खालीতে 144 আছে, আমাদেরকে এখানে কেন রুকছে? নিউ টাউনে কেন আমাদেরকে আটকাচ্ছে? बंगाल में सिराजुद्दौला के जमाने में इसी प्रकार की घटनाएं होती थी। महिलाओं को उठा लिया जाता था और उनके साथ बदसलूकी की जाती। ममता के बंगाल में हाहाकार है। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ की लड़ाई के लिए सड़कों पर हैं। गुस्सा फरार टीएमसी नेता शेख शाहजहां के ठिकानों पर भी उतर रहा। भीड़ ने शेख के भाई के घर को फूंक डाला। लोकल टीएमसी लीडर के घर पर भी अटैक हुआ। वहीं संदेश खाली के पीड़ितों के जख्मों पर मरहम लगाने जा रही बीजेपी के नेताओं को ममता की पुलिस ने बीच रोड पर रोककर हिरासत में ले लिया। इन सबके बीच एनसीडब्ल्यू अनुसूचित जनजाति आयोग के बाद राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम ने ग्राउंड जीरो पर जाकर हालात का जायजा लिया। संदेश खाली में जो कुछ भी हो रहा है उन सब के पीछे है यह शख्स, नाम है शेख शाहजहां। ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी का डिस्ट्रिक्ट लेवल का नेता है, लेकिन सेंट्रल एजेंसी ईडी उसे तलाश रही है। बंगाल की पुलिस को भी इसकी तलाश है, लेकिन शेख शाहजहां कहां है शायद किसी को नहीं मालूम। संदेश खाली की महिलाओं के गुनहगार शेख शाहजहां के खिलाफ 3 एफआईआर है। इनमें रेप, सेक्सुअल हैरेसमेंट और जमीन पर कब्जा करने के आरोप है। ईडी की तरफ से मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, लेकिन ये शख्स पिछले 49 दिनों से कानून की पकड़ से बाहर है। बंगाल का ये कात्या कहां छिपा है, किसके संरक्षण में है? हाईकोर्ट की फटकार के बाद भी ममता की पुलिस इसे क्यों नहीं दबोच रही? सब कुछ बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले शेख शाहजहां के कारनामे जान लीजिए। आरोपों के मुताबिक संदेश खाली का ये बेताज बादशाह उन सभी कांडों को अंजाम देता रहा है जो 90 के दशक की फिल्मों में एक विलन सिनेमा के पर्दे पर किया करता था। महिलाओं को घर से उठाना, उनका यौन उत्पीड़न करना, गांव वालों की जमीन पर जबरन कब्जा करना, फिरौती की डिमांड करना, गांव वालों के राशन को हड़प कर जाना, इलाकों में गुर्गों के जरिए दहशत फैलाना, जांच एजेंसियों की टीम पर हमला करना। महिलाओं हो या कोई पुरुष हो, घर से रात को 12 बजे 1 बजे दिन में, मतलब दिन रात कोई टाइम नहीं इन लोग को समझ में नहीं आता है। लड़की हो, महिला हो, औरत भी, किसी को भी लेके जाता है। कोई अच्छी है तो उसको तो पहले उठा के लेके जाती है टारगेट करते। ये जो आप घर देख रहे हैं ये उत्तम सरदार का है। यहाँ पे महिलाओं को लाके इधर रेप करता था डायरेक्ट। यानी एक फिल्मी गुंडा जो कुछ भी कर सकता है वो रियल लाइफ में ये शख्स अंजाम देता था। সিবিআই ইডি বাদে সাধারণে বলতে দূরের কথা একটা চুল ছেড়ে দেখা বিজেপি
মানবতা দেখায়, আমরা সন্দেশখালীর মানুষ চ্যালেঞ্জ করে বলছি, আমরা সব সময় শান্তি চাই। ওই দালাল মির্জাপুর বেঈমান ওই কাদির ছোড়েদের কথা শুনে যদি লাফালাফি করো তাহলে আমাদের কিন্তু এবার দাঁত ভাঙা কিন্তু শুরু করতে হবে। 42 साल का शेख शाहजहां बंगाल में ममता सरकार आने से पहले सीपीएम के साथ था। कभी एक मजदूर रहे शाहजहां शेख ने इलाके में अपना वर्चस्व स्थापित करने में राजनीतिक रसूख की मदद की। शुरुआत में एक मछली पालन करने वाला वर्कर था। उसने कुछ समय तक जीविका चलाने के लिए एक भट्टे में भी काम किया और यहीं से उसे पॉलिटिकल जमीन नजर आने लगी। 2004 में जब शेख शाहजहां एक भट्टे के यूनियन का नेता था तो उसने उस वक्त वहां बड़े पैमाने पर रोहिंग्या मुसलमानों को काम दिलाया। रोहिंग्या मुसलमान कम पैसे में काम करते थे। धीरे धीरे रोहिंग्या के फर्जी दस्तावेज तैयार कर लिए गए और इस तरह एक बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया जिस पर शेख शाहजहां का कंट्रोल था, दबंगई के दम पर। कोलकाता से 30-35 किलोमीटर दूर बशीराट संदेशखाली एक जगह है और वहां पे डेरा किसका है आप सब लोग अभी नाम के साथ परिचित हो गया। शेख शाहजहां, उत्तम सरदार, शिबू हाजरा, ये सब वहां का माफिया लोग हैं। बीजेपी सांसद लॉकेट चटर्जी ने जिस माफिया का नाम लिया उनमें से 2 उत्तम सरदार और शिबू हाजरा की गिरफ्तारी हो चुकी है, जबकि इन दोनों का बॉस और टीएमसी नेता शेख शाहजहां पिछले 49 दिनों से फरार है। जिस शख्स की संदेश खाली में तूती बोलती हो, थाने में अगर शेख के फोन की घंटी बज जाती थी तो वहां मौजूद पुलिस वालों की घी बन जाया करती थी। वो शख्स अचानक कहां गायब हो गया, इसे लेकर कई थ्योरी फ्लॉट हो रही है। शेख शाहजहां बांग्लादेश या म्यांमार भाग गया है या फिर वो बंगाल में ही कहीं छिप कर बैठा हुआ है। अगर बंगाल में ही है तो सवाल है कि उसे किसकी सरपरस्ती हासिल है। कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने यह टिप्पणी की है कि वो अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा। वो गिरफ्तार इसलिए नहीं हो सकता कि उसको और कोई प्रोटेक्शन नहीं है। उसको सिर्फ वेस्ट बंगाल का प्रोटेक्शन नहीं है। शाहजहां शेख एक प्रवृत्ति का नाम है जिसे पूरे भारत में सेकुलर प्रोटेक्शन प्राप्त है। ये एक पर्टिकुलर मानसिकता है जो कितने भी प्रकार के अपराध कर ले, आतंकवाद कर ले, दलित आदिवासी महिलाओं को प्रताड़ित कर ले, मगर उन्हें सदा सर्वदा प्रोटेक्शन प्राप्त रहता है और उसे हम कह सकते हैं कि वो एक सेकुलर प्रोटेक्शन है। अब जब संदेश खाली का बेताज बादशाह ही मौके से फरार है, तब यहाँ के लोग खुद पर हुए जुल्मों का हिसाब लेने बाहर निकल रहे हैं। शाहजहां शेख के भाई सिराज शेख के घर को फूंक दिया। सिराज पर गांव वालों की जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप है। तो वहीं लोकल टीएमसी लीडर अजीत मैती के घर पर भी भीड़ ने हमला कर दिया। बाइक और घर की बाउंड्री के साथ तोड़फोड़ की गई। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से भीड़ को शांत किया। যদি কেউ মনে করে কি আমি নিজে আইন নিয়ে আমার প্রতি যে অন্যায় হচ্ছে ওটাকে পূরণ করতে পারবো, ওটা অসম্ভব ব্যাপার আছে। আমরা এখানে যদি এরকম কেউ চেষ্টা করবে, এটা যে কারো যদি অভিযোগ থাকে ওটা প্রশাসন और पुलिस ওটা पूर्ण করবে। संदेश खाली की महिलाएं इंसाफ के लिए सड़कों पर हैं। ममता बनर्जी बैकफुट पर, तो वहीं बीजेपी अग्रेसिव है। रणनीतिक वजह यह है कि पश्चिम बंगाल में जन आंदोलन का मजबूत अतीत रहा है। खास तौर से दीदी को जन आंदोलन की ताकत का पता है। ममता की सियासी हैसियत शायद इतनी बड़ी नहीं होती अगर सिंगूर और नंदीग्राम में जमीन अधिग्रहण विरोधी आंदोलनों को ममता लीड नहीं करती। बंगाल में लेफ्ट के 34 साल के लाल साम्राज्य को मिटा दिया। यही वजह है कि दीदी संदेश खाली को बीजेपी के लिए सिंगूर नहीं बनने देना चाहती। वहीं बीजेपी संदेश खाली के जन आंदोलन के ब्रह्मास्त्र से दीदी को परास्त करना चाहती है। 2024 की वोटिंग से पहले बीजेपी संदेश खाली के इमोशन को नेक्स्ट लेवल पर प्ले करना चाहती है ताकि दीदी को 2024 में बंगाल के भीतर बड़ा से बड़ा डेंट लगा सके। बीजेपी कैसे स्टेप बाय स्टेप अपनी रणनीति पर आगे बढ़ रही है वो इन तस्वीरों से जाहिर हो रहा है। जमीन पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता इसे लेकर रोड पर हैं। अदालत से ऑर्डर ला रही है। पार्टी अदालत से ऑर्डर ला रही। गवर्नर, राष्ट्रीय महिला आयोग, SC/ST आयोग से लेकर NHRC का दौरा लगातार हो रहा है।
यानी संदेश खाली पर ममता बनर्जी को हर ओर से घेरने की कोशिशें जारी हैं। और अभी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां प्रस्तावित हैं पहले हफ्ते में ही मार्च के बंगाल में। इस पृष्ठभूमि में प्रधानमंत्री वहां होंगे तो फिर समझिए अभी जो बाकी कसर रह गई है ममता दीदी अभी और घेरेंगी। आगे आपको दिखाने वाला हूं जरदारी की बोतल बुशरा का खेल क्या है ये होगी आगे स्टोरी। लेकिन उससे पहले मैं आपको दिखा दूं वो स्टोरी जो बिग एंड बोल्ड की दूसरी एक्सक्लूसिव स्टोरी है। अयोध्या के बाद अब काशी मथुरा की बारी है। यहां के मंदिर मस्जिद विवाद को सुलझाने के लिए बड़ी पहल हुई। ये पहल अजमेर शरीफ के दीवान ने की है। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम पक्ष से विवाद का समाधान आपसी समझौते से करने की अपील की। 2 हफ्ते पहले सीएम योगी ने कहा था कि काशी और मथुरा हमारे लिए अवतार भूमि है। मुख्यमंत्री ने कहा था कि स्वतंत्र भारत में यह ठीक नहीं कि बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए। अब मुस्लिम समाज की तरफ से यह पहल तब हुई है जबकि पीएम मोदी काशी में थे। ये स्टोरी देखिए। अविनाशी काशी में सनातन सोच की ये वो सलामी है जो लोक रंग में रंगी है, जिसका सुर शिवमय है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से दिल की जो बात कही वो सनातन के नए शंखनाद की तरह है। बाबा जौन चा झालन ओके के रोक पावेला। यही लिए बनारस में जब भी कुछ सब होला लोग हाथ उठा के बोलन नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। सुनने वालों के लिए ये एक खास संदेश है। पीएम मोदी ने महादेव की इस धरती पर मन से जो कुछ भी कहा उसकी गूंज दूर तक सुनी जाने वाली है। 2024 से भी कई साल आगे तक ये याद रखी जाने वाली है। हम सब तो निमित्त मात्र है। काशी में करने वाले तो केवल महादेव और उनके गण हैं। जहां महादेव का कृपा हो जाला वो धरती अपने ऐसे ही समृद्ध हो जाले। जब चुनावी आहट करीब है तो सियासी चश्मे से अपनी काशी यात्रा को देखने वालों को भी प्रधानमंत्री ने बता दिया है कि 10 सालों में यहां विकास का जो डमरू नाद हुआ उसे कोई भूल नहीं पाएगा। इस समय महादेव को अति आनंद में है, खूब प्रसन्न है महादेव। इसलिए महादेव के आशीष के साथ 10 वर्षों में काशी में चारों ओर चहुं ओर विकास का डमरू बजा है। पीएम मोदी के हर शब्द में एक संकेत छिपा है। पीएम मोदी ने काशी के लोगों से जो कहा वो सोमनाथ से मथुरा और अयोध्या से रामेश्वरम तक सुना जा रहा है। इसके पीछे सांस्कृतिक केंद्रों को पुनर्जागरण का केंद्र बनाने की सोच है। ठीक वैसे ही जैसे अयोध्या में भव्य मंदिर में रामलला की प्रतिष्ठा के बाद रामनगरी नए अवतार जैसी दिख रही है। पूरे भारत की ये सांस्कृतिक राजधानी बन चुकी है जहां आस्था और विकास का अद्भुत समन्वय साक्षात दिख रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने काशी से जो संदेश दिया उसी से मिलती जुलती बात मुख्यमंत्री योगी यूपी विधानसभा में भी कह चुके हैं। अयोध्या के बाद काशी और मथुरा के पुनर्जागरण का संदेश दे चुके हैं। कोई समाज सैकड़ों वर्षों से यहाँ की आस्था केवल 3 के लिए बात कर रही है,
3 किले। वो 3 किले भी इसलिए वे विशिष्ट स्थल हैं, वे सामान्य नहीं है, ईश्वर की अवतरण की धरती है। आस्था की 3 जगहों का मतलब अयोध्या, मथुरा और काशी से सीधे सीधे है। इसको लेकर अब हर मंच से सीधी बातें हो रही हैं। 2 हफ्ते पहले मुख्यमंत्री योगी ने बिना लाग लपेट विधानसभा में जो बयान दिया, उसका मतलब साफ था कि लोक आस्था का सम्मान हर हाल में होना चाहिए। यानी लोक आस्था, भारत के अंदर लोक आस्था का अपमान हो, बहुसंख्यक समाज गिड़गिड़ाए, ये पहली बार देखने को मिला। दुनिया देख रही, स्वतंत्र भारत में काम पहले होना चाहिए था। 1947 में प्रारंभ होना चाहिए था। और उस आस्था के लिए बार बार गुहार लगाता रहा। हमने तो केवल 3 जगह मांगी, अन्य जगहों के बारे में कोई मुद्दा नहीं था। सियासत करने वालों को योगी पहले ही सावधान कर चुके हैं कि आस्था के केंद्रों पर वोट बैंक की राजनीति करने वाले बाज आ जाएं। देखिए, अयोध्या का उत्सव लोगों ने देखा तो नंदी बाबा ने भी कहा, भाई हम काहे इंतजार करें। उन्होंने भी इंतजार किए बगैर रात्रि में बैरिकेड तोड़वा डाले। और हमारे कृष्ण कन्हैया कहां मानने वाले हैं। साफ है कि योगी का संदेश दूर तक के लिए था और इसका असर भी दिखने लगा है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान सैयद जैनुल आबिदीन अली खान ने हिंदू और मुसलमानों से काशी और मथुरा के मंदिर बनाम मस्जिद मामले का आपसी बातचीत से समाधान निकालने की अपील की है। तमाम हिंदू और मुसलमान समाज की संस्थाओं से अपील करता हूं कि काशी और मथुरा जैसे मसलों का हल अदालतों के बाहर मिलजुल कर निकालने का प्रयास करें। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान दोनों धर्म के प्रमुख लोगों से अपील कर कह रहे हैं कि इसी से धार्मिक विवादों का अंत होगा और भारत विकास की राह पर तेजी से आगे बढ़ेगा। इस धार्मिक और अति संवेदनशील मसले का हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष एक सम्मान पूर्वक हल निकालने और हमेशा के लिए भारत में धार्मिक विवादों का अंत कर इस देश की उन्नति में अपना योगदान और सहयोग प्रदान करेंगे। ये अपील बड़ी है। अजमेर शरीफ दरगाह के दीवान की नसीहत सबके लिए मायने रखती है। अब दोनों पक्षों की तरफ से इस पर प्रतिक्रिया भी आई है। आपसी बातचीत के द्वारा समस्या का समाधान होना चाहिए। निश्चित रूप से मैं खुद ही इसके समर्थक हूं कि बड़े से बड़े विवाद को भी बातचीत के द्वारा हल किया जा सकता है और अंत में बातचीत ही विकल्प होता है। अगर कोई इस तरीके से बात हो तो मैं समझता हूं कि हमारे मुल्क के लिए बड़े फायदे की बात ये होगी कि सारे मामलात जो हैं आपसी बेहतरीन सौहार्द में हल हो जाए। अब सवाल है कि क्या मुस्लिम पक्ष कोर्ट से बाहर सुलह समझौते के लिए तैयार होगा। लेकिन इस सवाल से पहले अजमेर शरीफ के दीवान की अपील पर भी सवाल खड़े किए जाने लगे हैं। मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह की माने तो कोर्ट के बाहर मसले को सुलझाने की अपील अच्छी है, वो भी भाईचारा चाहते हैं। लेकिन अगर मुस्लिम पक्ष वाकई ऐसा चाहता है कि सुलह हो तो पहले अदालत में जाकर एफिडेविट दाखिल करें। अब जब मामला कोर्ट में चला गया है, कोर्ट में लगातार सुनवाई हो रही है और जीत हमारी निश्चित है, क्योंकि हमारे पास पूरे डॉक्यूमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो जीत हमारी निश्चित है। तो इनको आकर के सद्भाव की बात कर रहे हैं, शांति की बात कर रहे हैं, तो आगे आए और एफिडेविट दें कोर्ट में की कार्रवाई खत्म हो और तुरंत वहां पर मंदिर बने और इनका भी अपना मस्जिद बना लें कहीं भी जाकर के। दूसरी तरफ मुस्लिम उलेमा अजमेर शरीफ के दीवान के प्रस्ताव को गंभीरता से लेने से पहले जवाबी सवाल कर रहे कि क्या हिंदू पक्ष समझौते के लिए लेन देन को तैयार है। फार्मूला क्या होता है जब बैठते हैं, गिव एंड टेक, कुछ दीजिए कुछ लीजिए। इस पर तो बैठने का मजा भी है और फायदा भी है। अगर एक पक्ष ये कहे कि मैं बैठूंगा आपके साथ लेकिन ये चीज मुझे चाहिए, तो फिर उसमें बैठने का क्या मतलब बनता है।
हिंदू पक्ष ने भी मुस्लिम पक्ष को सुलह का प्रस्ताव पहले ही दिया था। बीएचपी ने 27 जनवरी को ज्ञान वापी की देखभाल करने वाली इंतजामिया कमेटी से मांग की थी कि वो मस्जिद को सम्मान के साथ दूसरी जगह ट्रांसफर कर पूरे परिसर को हिंदुओं को सौंप दे। सब प्रमाण सामने आने के बाद अब यह अच्छा होगा कि वह स्वयं इस बात को कहें कि वह इस मस्जिद को किसी दूसरे स्थान पर, उपयुक्त स्थान पर आदर पूर्वक स्थानांतरित करने के लिए तैयार है। इस अपील पर अब तक मुस्लिम पक्षकारों की तरफ से कोई ठोस प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है और जब तक काशी के ज्ञान वापी से लेकर मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद पक्ष की तरफ से मजबूत पहल नहीं होती, तब तक काशी और मथुरा का विवाद बातचीत से हल होने की उम्मीद कभी नजर आती है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत।